अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, स्टूडेंट्स, लर्नर्स। मेरा जो प्रीवियस लेक्चर था वो प्लास्टिड्स पे कंप्लीट हुआ, प्लास्टिड्स पे मुकम्मल हुआ और उसका क्लोरोप्लास्टिड्स का मैंने स्ट्रक्चर और फंक्शन मैंने आप लोगों को बताया था। आज का मेरा टॉपिक जो है वो सेंट्रियोल है, मेरा लेक्चर जो है वो सेंट्रियोल पे है। तो इससे पहले कि मैं अपना टॉपिक शुरू करूं, मैं अपने लेक्चर स्टार्ट करूं, तो जो लोग नए आए हैं मेरे चैनल पे वो इसको सब्सक्राइब भी करें, जाफर्स बायोलॉजी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे तमाम आने वाली जो वीडियो लेक्चर्स की अपडेट है आप लोगों को मुयस्सर आती रहे। और अगर आप लोगों को मेरे लेक्चर पसंद है तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। और अगर आप लोगों ने मेरे लेक्चर के मतलब किसी भी टॉपिक के मतलब कंप्लीटली जानना है तो वीडियो को एंड तक देखा करें। तो हमारा टॉपिक क्या है, आइए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। टॉपिक है हमारा सेंट्रियोल्स। क्या टॉपिक है? सेंट्रियोल है। और सबसे पहले इसके मतलब 1897 में, कब? 1897 में लेनॉफ ने क्या किया, इन्होंने क्या कहा कि ये जो सेंट्रियोल है, सेंट्रियोल्स जो हैं ये बेसल बॉडीज बनाते हैं। और इनका बेसल बॉडीज बनाना मतलब इनकी जो बेसल बॉडीज में अटैचमेंट है सीलिया और फ्लैजेला के साथ। आने वाले मतलब बाकी लेक्चर में बाद में मैं बताता हूं कि बेसल बॉडी क्या है। बेसल बॉडी में सेंट्रियोल्स की जो अटैचमेंट है किसके साथ? सीलिया और फ्लैजेला के साथ। वो इसकी अटैचमेंट बिल्कुल वो कहते हैं होमोलोगस है, बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह के सेंट्रियोल्स की अटैचमेंट स्पिंडल फाइबर्स के साथ होती है सेल डिवीजन के प्रोसेस में। जिस तरह वो माइटोटिक स्पिंडल्स बनाते हैं बिल्कुल उसी तरह ये होमोलोगस जो है वो इसकी स्ट्रक्चर में जिस तरह के बेसल बॉडीज की सीलिया और फ्लैजेला के साथ है। ठीक है। इसके बाद 1971 में 1971 में क्या हुआ, किसने? फॉल्टर ने बताया कि ये सेंट्रियोल जो है वो माइक्रोट्यूबुलर रॉड शेप स्ट्रक्चर है। फॉल्टर ने क्या बताया कि ये सेंट्रियोल जो है ये माइक्रोट्यूबुलर रॉड शेप स्ट्रक्चर हैं जो कि न्यूक्लियस के करीब पाए जाते हैं साइटोप्लाज्म में। किस में पाए जाते हैं? न्यूक्लियस के करीब पाए जाते हैं, साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। फॉल्टर ने कहा कि ये माइक्रोट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, रॉड शेप स्ट्रक्चर है, छोटा छोटा जो है वो छोटा सा बारीक धागा नुमा साखते हैं और जो कि लंबूतरी शेप में होती हैं, जो कि लंबी होती हैं और साइटोप्लाज्म में पाई जाती हैं। लेकिन साइटोप्लाज्म में कहां? न्यूक्लियस के करीब पाई जाती हैं। और इसने ये कहा, मजीद ये कहा कि ये सीलिया और फ्लैजेला भी रखते हैं। मतलब ये है कि इसने बेसल बॉडीज के मतलब भी बात की। उसके बाद इसने कहा कि इनके पास डीएनए और आरएनए नहीं होता, इनके पास डीएनए और आरएनए नहीं होता। भारत ये फॉल्टर ने बताया था 1971 में। हम अब आगे चलते हैं कि ये जो सेंट्रियोल्स हैं वो किस सेल में पाए जाते हैं, किस में नहीं पाए जाते। सेंट्रियोल्स एनिमल सेल्स में पाए जाते हैं, एनिमल सेल्स में पाए जाते हैं, लोअर प्लांट सेल्स में भी पाए जाते हैं, मगर ये हायर प्लांट्स में नहीं पाए जाते। लोअर प्लांट सेल्स में पाए जाते हैं, हायर प्लांट सेल्स में नहीं पाए जाते। एनिमल्स में पाए जाते हैं, एल्गल सेल्स में ये पाए जाते हैं। और ये फ्लावरिंग प्लांट्स और फ्लावरिंग प्लांट्स के साथ साथ रेड एल्गी और यीस्ट में बिल्कुल नहीं पाए जाते। किस किस में नहीं पाए जाते? रेड एल्गी में नहीं पाए जाते, यीस्ट में नहीं पाए जाते, फ्लावरिंग प्लांट्स में नहीं पाए जाते। मतलब ये कि और उसके साथ हायर प्लांट्स में भी ये नहीं पाए जाते। पाए कहां पे जाते हैं? लोअर प्लांट्स में पाए जाते हैं, एनिमल सेल्स में पाए जाते हैं और
मोस्टली एलजी में पाए जाते हैं, लेकिन एलजी में मैंने बताया है कि रेड एलजी में ये नहीं पाए जाते। मैंने क्या कहा कि रेड एलजी में नहीं पाए जाते, बाकी एलजी में पाए जाते हैं। अब बात यह है कि इसका स्ट्रक्चर क्या है। स्ट्रक्चर में अगर इसकी बात करें डायमीटर की, तो डायमीटर जो है वो इसका तकरीबन 0.15 से 0.25 तक है। सेंट्रियोज का जो डायमीटर है वो 0.15 से 0.25 तक इसका डायमीटर है, जबकि इसकी लेंथ जो है वो 0.3 टू 0.7 माइक्रोमीटर तक है। इसका डायमीटर, सेंट्रियोज का डायमीटर जो है वो 0.5 टू 0.25 माइक्रोमीटर, ये उसका डायमीटर है। लेकिन इसकी जो है वो लेंथ वो 0.3 टू 0.7 तक है। 0.3 टू 0.7 माइक्रोमीटर लेंथ इसकी जो है वो है सेंट्रियोज की। अब ये फुल्टन ने ये स्ट्रक्चर भी फुल्टन ने बताया था। फुल्टन ने कहा था कि अगर हम सेंट्रियोल की बात करें कि छोटे से छोटा सेंट्रियोल अगर हम देखें तो वो 0.16 माइक्रोमीटर का है। वो 0.16 माइक्रोमीटर का एक छोटे से छोटा सेंट्रियोल। लेकिन अगर हम लार्जेस्ट सेंट्रियोल की बात करते हैं तो वो 8 माइक्रोमीटर तक चला जाता है। लार्जेस्ट सेंट्रियोल जो है वो 8 माइक्रोमीटर तक चला जाता है। लेकिन जो शॉर्टर है, जो छोटे से छोटा सेंट्रियोल है वो 0.16 माइक्रोमीटर तक है। और ये स्ट्रक्चर, इसका मतलब जो है वो डिटेल में ये भी फुल्टन ने 1971 में बताया था। और उसके बाद अब इसकी स्ट्रक्चर में देखते हैं कि सिलेंडर वॉल। अब ये है ना कि ये जो सेंट्रियोल्स है ये पाए जाते हैं, और ये जब पाए जाते हैं तो इनके दरमियान में, मतलब कि ये मैं सेंट्रियोल्स की बात कर रहा हूं, तो इनके दरमियान में अगर हम देखते हैं कि ये सेंट्रियोल्स हैं तो इनके दरमियान में यहां पे कोई सिलेंडर नहीं पड़ा हुआ, इनके दरमियान में कोई सिलेंड्रिकल वॉल नहीं है कि ये सेंट्रियोल्स जो है उसके साथ जो है वो अटैच हुए हो, ये उसके साथ जुड़े हुए हैं। ना तो इनके दरमियान में कोई सिलेंड्रिकल वॉल है और ना ही कोई आर्म लाइक स्ट्रक्चर है कि जिसने इनको जोड़े हुआ है, जिसने इनको जोड़ा हुआ है। जिस तरह हम मैंने प्रीवियस लेक्चर में एक्सोनियन के मतलब बोला था, तो ये कि ये व्हील लाइक स्ट्रक्चर नहीं है, वो व्हील लाइक स्ट्रक्चर नहीं है कि जिसमें सेंटर में एक्सेस नुमा स्ट्रक्चर है, सेंट्रल एक्सेस है जिसके साथ ही जो साइड वाली है अतराफ वाला रीजन है वो जुड़ा हुआ है, और वो आपस में भी आर्म लाइक स्ट्रक्चर से जुड़े हुए हैं। तो उन्होंने कहा ऐसी बात नहीं है, सिलेंडर वॉल इनके दरमियान मौजूद नहीं है, वो मौजूद हैं, वो एक सर्कुलर स्ट्रक्चर में जुड़े हुए हैं कि वो एक इमेजिनरी टाइप का जो है वो एक्सेस है, उसका जो सेंट्रल एक्सेस टाइप है उसके गिर्द वो जुड़े हुए हैं, लेकिन उसके अंदर कोई सिलेंड्रिकल वॉल नहीं है जिसके साथ वो मैनेज्ड हैं, वो तरतीब में आए हुए हैं कि वो उसके गिर्द एक सेंट्रल एक्सेस टाइप जो है उसके गिर्द एक जो है वो तरतीब में पड़े हुए हैं। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि दरमियान में कोई सेंट्रल एक्सेस है और वो उससे जुड़े हुए, सेंट्रल एक्सेस से नहीं जुड़े हुए, और ना ही वो आपस में किसी आर्म लाइक स्ट्रक्चर से जुड़े हुए हैं। आर्म लाइक स्ट्रक्चर से नहीं जुड़े हुए मतलब ये कि ना ही उनका कोई सेंट्रल एक्सेस है, रेडियल एक्सेस है, ठीक है, ना ही उनको कोई आपस में जोड़ने के लिए एक्सेस मौजूद है, कोई नहीं जुड़े हुए। अब दूसरी चीज है कि इसके ट्रिपलेट्स क्या है। ट्रिपलेट्स मतलब ये है कि ये जो सिलेंडर हैं, सेंट्रियोल्स हैं, ये यूं करके जुड़े हुए हैं इस कंडीशन में। ये मतलब ये कि फ्रंट में इनके 3 यूनिट जुड़े हुए हैं, 1 2 3, ये जिस तरह मैंने डायग्राम में शो किया है 1 2 3, ये 3 यूनिट्स की शक्ल में जुड़े हुए हैं, जिसमें से एक को A कहा गया है जिस तरह मैंने ये शो किया है, दूसरे को B, तीसरे को C। एक को A, दूसरे को B और तीसरे को C। चूंकि ये 3 हैं, 3 का ग्रुप है, इसीलिए इन्हें ट्रिपलेट कहा गया है। मगर ये ट्रिपलेट मैंने यहां पे इसको फ्रंट दिखाया, ये इस कंडीशन में ये इसका फ्रंट पोर्शन है, लेकिन ये सिर्फ ये एक सर्कल नहीं है बल्कि ये पीछे की तरफ एक लंबाई की शक्ल में भी मौजूद है। जिस तरह मैंने आपको बताया कि इनका डायमीटर जो है वो 0.15 टू 0.25, मतलब इनका ये इंटरनल डायमीटर जो है वो 0.15 से 0.25 माइक्रोमीटर था, लेकिन इसकी पीछे की तरफ लेंथ जो है वो इनकी 0.3 टू 0.7 माइक्रोमीटर तक है लेंथ जो है। तो ये 3 तक जुड़े हुए हैं, ये 3 की शक्ल में, 3 के ग्रुप में शक्ल में जुड़े हुए हैं, इसे ट्रिपलेट कहा जाता है। और ये ट्रिपलेट जो है, ये ट्रिपलेट 1 2 3 1 2
सॉरी उल्टा चल गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 3 का एक ग्रुप है, मगर ये 9 ग्रुप पड़े हुए हैं। क्या पड़े हुए हैं? 9 ग्रुप पड़े हुए। ट्रिपलेट इसको कहते हैं जिसमें ये ए बी और सी 3 की शक्ल में ये जुड़े हुए हैं, एक ग्रुप बना हुआ है, लेकिन ये जो 3 की शक्ल में ग्रुप बना हुआ है, इसमें जो ए है वो कंप्लीट है। जो ए है वो कंप्लीट है, ना तो बी कंप्लीट है और ना ही सी कंप्लीट है। बी भी इनकम्प्लीट है, सी भी इनकम्प्लीट है, और ये जो सी वाला जो है, या बाकी दोनों जो हैं, ए के अलावा जो बाकी दोनों हैं वो सी शेप्ड, उन्हें सी शेप्ड कहा गया है कि वो सी शेप्ड है, और सिर्फ एक ए जो है वो कंप्लीट है, बाकी दोनों क्या है? सी शेप्ड है, इनकम्प्लीट है। तो मैंने फिर क्या कहा है कि ए कंप्लीट है ट्रिपलेट में, ट्रिपलेट के यूनिट में जो ए है कंप्लीट है, बी जो है वो भी इनकम्प्लीट है, सी शेप है, और जो सी वाला है वो भी क्या है? इनकम्प्लीट है, सी शेप है। तो ये ट्रिपलेट का ग्रुप है, और इस ट्रिपलेट के ग्रुप में ये 9 ग्रुप्स आपस में तरतीब दिए हुए हैं, और ये जो 9 ग्रुप्स आपस में तरतीब दिए हुए हैं ये पैरेलल पाए जाते हैं एक दूसरे के, और एक दूसरे के पैरेलल पाए जाते हैं, और पैरेलल पाए जाने के दरमियान पैरेलल पाए जाने के साथ ऐसा नहीं है कि ये दरमियान में किसी के साथ जुड़े हुए हों, बल्कि क्या होता है कि जैसे जैसे ये रन करते हैं तो इनका प्रॉक्सिमल एंड जो है उस पे ये बहुत ज्यादा जो क्लोज आना शुरू हो जाते हैं, और इनके क्लोज आने की वजह से क्या है कि इनका डायमीटर जो है वो स्मॉलर हो जाता है। सेंट्रियोज का जो डायमीटर है वो क्या हो जाता है? स्मॉल हो जाता है, क्योंकि उनके जो प्रॉक्सिमल एंड है उसकी वजह से प्रॉक्सिमल एंड पे क्लोज आने की वजह से इनका जो डायमीटर है वो क्या हो जाता है? स्मॉल हो जाता है। तो मैंने ये कहा है कि ये 3 के ग्रुप हैं, और ये 9 ग्रुप मौजूद हुए हैं, पड़े हुए हैं। अच्छा, अब दूसरी बात ये है कि आगे इनके पास है, मैंने अब तीसरा इनका पार्ट क्या है सेंट्रियोज का? वो है लिंकर। लिंकर क्या है? लिंकर ने इनको आपस में जोड़ा हुआ है, लेकिन कैसे? कि मतलब ये है कि ये 3 ग्रुप हैं, तो ये इसका ए ग्रुप, ये इस ट्रिपलेट का जो ए है वो पिछले की दूसरे ट्रिपलेट की सी के साथ अटैच है, मगर ये कोई एक आर्म लाइक स्ट्रक्चर नहीं है, ये कोई रेडियस स्पोक लाइक स्ट्रक्चर नहीं, उस तरह का स्ट्रक्चर नहीं है। ये एक ट्रिपलेट का पूरे सेंट्रियोल में ऐसा ही है, पूरे सेंट्रियोल में ऐसा ही है। क्या है कि एक ट्रिपलेट का जो ए है वो दूसरे ट्रिपलेट के सी के साथ अटैच हुआ है, उसके साथ अटैच हुआ, लेकिन किसके जरिए? लिंकर के जरिए। और किस तरह? क्या ऐसा है कि जनाब कि ये ए पड़ा हुआ है, फर्ज किया ये ए है, मतलब ये ट्रिपलेट का ये वाला ए है, ठीक है, और नीचे इसके साथ ये सी है, दूसरे ट्रिपलेट का ये सी है, ये एक ट्रिपलेट है उसका ये ए है, ठीक है, और ये दूसरे ट्रिपलेट का सी है, ये आपस में अटैच हुआ है। लेकिन अटैच क्या हुआ है कि क्या ये सिर्फ इस एंड पे आपस में अटैच हुए हैं? नहीं, ये क्या हुआ है कि ये यहां पे तो अटैच है, यहां पे तो ये अटैच है, लेकिन क्या है कि ये इंटायर लेंथ तक ये अटैच है, मतलब यहां पे इनके दरमियान अटैचमेंट है, और बिल्कुल ये पर्दा लाइक स्ट्रक्चर है जो इनको आपस में जोड़े हुए हैं, और वो एंड तक आपस में इन्होंने जोड़ा हुआ है, एंड तक उसने इसको जोड़ा हुआ है। तो ये इंटायर लेंथ लाइक स्ट्रक्चर जो है उसने इसको जोड़ा हुआ है, और इसको लिंकर कहते हैं। उसके बाद क्या है, इसको कॉट व्हील स्ट्रक्चर भी इसमें कहा जाता है। क्यों कॉट व्हील स्ट्रक्चर है? क्योंकि इसमें ना तो कोई माइक्रोट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, ना इसमें कोई स्पेशल आर्म है, ठीक है, लेकिन इनमें से कुछ रेडियस स्पोक्स लाइक स्ट्रक्चर निकलते हैं, उसका क्या है प्रोटीन के स्पोक्स लाइक स्ट्रक्चर निकलते हैं। तो उन प्रोटीन स्पोक्स लाइक स्ट्रक्चर के निकलने की वजह से इसका जो स्ट्रक्चर है वो ऐसा लगता है जैसे कॉट व्हील लाइक स्ट्रक्चर है। क्या है? कॉट व्हील स्ट्रक्चर है। उसके बाद इसमें कुछ सिलियरी रूटलेट्स पाई जाती हैं। वो क्या है कि ये ट्यूबुलर दो तरह की होती हैं, ट्यूबुलर रूट फिब्रेज और स्ट्रिएटेड फिब्रेज। ये कहां पे पाई जाती हैं? ये स्ट्रिएटेड सिलियरी रूटलेट्स जो हैं इनकी बेसल बॉडीज होती हैं। अब बेसल बॉडी क्या है कि यही जो सेंट्रियोज हैं वो फ्लैजेला और सीलिया के साथ अटैच होते हैं, उसकी बेस में पाए जाते हैं। ऊपर सीलिया और फ्लैजेला पाए जाते हैं। जब ऊपर सीलिया और फ्लैजेला पाए जाते हैं, नीचे बेस में सेंट्रियोज पाए जाते हैं। तो इस कंडीशन में हम इसे क्या कहते हैं, उस वक्त इसे क्या कहते हैं, उसे बेसल बॉडी कहते हैं। और बेसल बॉडी में इनके बेसल बॉडी में क्या है, रूट लाइक स्ट्रक्चर है। एक रूट फिब्रिल्स है, ट्यूबुलर रूट फिब्रिल्स है, दूसरा स्ट्रिएटेड है। स्ट्रिएटेड जो है
वो लॉन्ग लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ज्यादा लॉन्ग स्ट्रक्चर होते हैं। उसके बाद छठा क्या है, इसके पास बेसल फीट है और इसके पास सैटेलाइट्स जो है, बेसल फीट एंड सैटेलाइट्स वगैरह क्या है कि जब बेसल बॉडी में ये अटैच होते हैं, नीचे सेंट्रियोल्स पड़े होते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, बेसल फीट कहते हैं। अब हम बात करते हैं इसकी ओरिजिन की, कि ओरिजिन क्या है। तो ओरिजिन ये है कि ये कैसे, एक तो ये कहा गया कि डिनोवो है, डिनोवो में ये कहता है कि ये, लेकिन ये इसके मतलब कुछ ज्यादा सबूत नहीं है, इसके मतलब ज्यादा डिस्कशन नहीं है, लेकिन ये है कि ये प्री एग्जिस्टिंग जो सेंट्रियोल है उससे ही वजूद में आता है। प्री एग्जिस्टिंग सेंट्रियोल से कैसे वजूद में आता है कि जब सेल डिवाइड कर रहा होता है और सेल की डिवीजन के वक्त इंटरफेज में जब डीएनए बन रहा होता है, तो उस वक्त ये क्या सेंट्रियोल्स भी सिंथेसाइज होते हैं, और जब इंटरफेज में ही सेंट्रियोल सिंथेसाइज होते हैं, मतलब डॉटर सेंट्रियोल जो है वो पहले से मौजूद जो सेंट्रियोल है उससे सिंथेसाइज होगा, वो डॉटर सेंट्रियोल बनेगा, और उस डॉटर सेंट्रियोल को प्रोसेंट्रियोल कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है, प्रोसेंट्रियोल कहा जाता है। जो डॉटर सेंट्रियोल बनेगा किससे, अपने पेरेंट सेंट्रियोल से। कब बनेगा, सेल डिवीजन से पहले, मतलब कैरियोकाइनेसिस से पहले, इंटरफेज के दौरान जब डीएनए रेप्लिकेट करता है उस वक्त ये बनेगा, लेकिन ये मैच्योर नहीं होगा। और इसकी मैच्योरिटी कब होगी, इसकी मैच्योरिटी प्रोफेज में जाके होगी, प्रोफेज के लास्ट स्टेज में जाके इसकी मैच्योरिटी होगी। और जब ये मैच्योर हो जाएगा तो नतीजतन ये है कि उसके ये सेंट्रियोल्स पड़े होंगे, उसके अंदर सेल के अंदर, और फिर इनसे ट्यूबुलर स्ट्रक्चर निकलेंगे, और ट्यूबुलर स्ट्रक्चर जो निकल के वो अटैच होंगे, वो एस्टर्स लाइक स्ट्रक्चर बनाएंगे, माइटोटिक स्पिंडल्स बनाएंगे, वो जाके अटैच होंगे, कुछ अटैच नहीं है तो कुछ अटैच हो जाते हैं, तो वो जाके अटैच होंगे क्रोमोसोम के सेंट्रोसोम पे, ठीक है, सेंट्रोमियर पे, वहां पे जाके अटैच होंगे, और उनकी अटैच होने की वजह से इनकी फिर जो कंट्रैक्शन है, उस कंट्रैक्शन की वजह से वो क्रोमोसोम एक दूसरे से क्या होते हैं, अलग होते हैं। इनकी कंट्रैक्शन की वजह से क्रोमोसोम्स क्या हैं, एक दूसरे से अलग होते हैं। तो बहरहाल ये एक सिंथेसिस था कि ये तरीकाकार था कि जनाब जो पहले वाला सेंट्रियोल मौजूद है उसी से ही ये वजूद में आता है। अब बात आती है फंक्शंस की, अब बात आती है फंक्शंस की बात आती है, ठीक है, फंक्शंस की बात आती है। इसमें कौन सा है, पहली बात तो ये है कि ये फंक्शन जो है, इसका जो फॉर्मेशन ऑफ बेसल बॉडी में, मैंने आपको पहले बताया है कि ये बेसल बॉडी जो है वो बनाने में इन्वॉल्व है। किसमें इन्वॉल्व है, बेसल बॉडीज बनाने में इन्वॉल्व है। बेसल बॉडी मतलब मैंने बताया है कि ये सेंट्रियोल जो हैं वो फिलामेंट्स के साथ अटैच होते हैं, सीले के साथ, उसे बेसल बॉडी लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। उसके बाद ये माइटोटिक स्पिंडल्स में बनाने में इन्वॉल्व है। जैसे आपको बताया है कि एनिमल सेल में ये माइटोटिक स्पिंडल बनाने में ये इन्वॉल्व होते हैं ताकि उसको क्रोमोसोम्स को अलग किया जा सके मेटाफेज के दौरान। उसके बाद स्पर्मेटोजोआ में ये टेल बनाते हैं। जब मेरा प्रीवियस लेक्चर स्टार्ट वाले लेक्चर थे, जब मैंने बताया था कि भाई किस तरह एक स्पर्मेटेड जो है वो स्पर्मेटोजोआ बनता है, स्पर्म मैच्योर होता है, उसके टेल लाइक स्ट्रक्चर बनता है। तो वो टेल लाइक स्ट्रक्चर जो बनता है उसका फ्लैजेलर स्ट्रक्चर जो बनता है वो इन सेंट्रियोल्स के जरिए बनता है। उसके बाद बेसल बॉडीज एंड सेंट्रियोल्स आल्सो इन्वॉल्व इन सिलरी एंड फ्लैजेलर बीट के जे बेसल बॉडीज और सेंट्रियोल्स जो हैं जिनमें सीलिया पाए जाते हैं, जिन ऑर्गेनिजम्स में, जिन सेल्स में ये फ्लैजेला पाए जाते हैं, उनकी जो सिलियरी मूवमेंट है, जो फ्लैजेला लाइक वेब लाइक मूवमेंट है, उसमें ये इन्वॉल्व उसकी बीट करने में। उसके बाद क्या है, ये सेंट्रियोल्स इन्वॉल्व होते हैं किसमें, रिसेप्शन में, ऑप्टिकल, अकॉस्टिक, ऑल्फैक्टरी और सिग्नल्स में जो है उसको रिसेप्ट करने में इन्वॉल्व होते हैं। तो ये मेरा लेक्चर आप लोगों के सामने था, ठीक है। तो अगर आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया हो थोड़ा, तो उसे लाइक भी कीजिएगा और इसे जो है वो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। नेक्स्ट इंशाल्लाह और इंटरेस्टिंग लेक्चर के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।